हेलो गर्ल्स, मैं हूँ डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर राजस्थान। और हम पढ़ रहे थे आपका बीए सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर कम्युनिटी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। और इसमें बीच में छुट्टियों आने की वजह से ब्रेक आ गया होगा, लेकिन फिर भी अब आप पिछला पढ़ते जाइए, लेक्चर्स करते जाइए तो आपको सब याद आता जाएगा। हमारा ज़्यादातर कोर्स अब कंप्लीट हो गया है, 4th यूनिट चल रहा है। और 4th यूनिट में हमने पढ़ लिया था कि प्रेगनेंसी में क्या परेशानियां आती है, सब कुछ, और किस तरह से गर्भ का विकास होता है। और अब हम पढ़ेंगे गर्भावस्था में देखभाल, स्त्री की देखभाल किस तरह से की जाए। और क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है तो हम इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे भाग 1, और फिर देखते हैं सबसे पहले क्या चीज़ है। ये गर्भवती महिला को प्रारंभ से ही किसी अच्छे चिकित्सक के संरक्षण में रहना चाहिए। कैसे करवाना चाहिए ये चीज़, कि अत्यंत सावधानी रखने की आवश्यकता होती है इस समय में। तो प्रारंभिक महीनों में प्रति माह तथा अंतिम माह में प्रति सप्ताह चिकित्सालय जाकर विस्तार पूर्वक जांच करानी चाहिए। हमेशा मतलब डॉक्टर के कांटेक्ट में रहनी चाहिए। और जैसे कि आपको पता है कि कार्ड बनता है एक, अगर आपने सुना होगा, तो एक कार्ड बनता है जिससे कि समय समय पर उसके अंदर रिपोर्ट लिखी जाती है, जितनी बार भी वो महिला वहाँ पर जाके जांच कराती है। शुरू शुरू में हर महीने जाते हैं, मतलब शुरू मतलब 1 महीना तो उसे पता लगने में लगता है, 1-2 महीने में पता लगता है, और उसके बाद से वो हर महीने जांच करवा कर आना चाहिए उसको चिकित्सालय जा कर के। और लास्ट महीने में यानी कि 9th मंथ में प्रति सप्ताह जांच करानी चाहिए। इस जांच में गर्भ के विकास की और महिला के स्वास्थ्य की जानकारी ली जाती है। तो कैसे ली जाएगी स्वास्थ्य की जानकारी? इसके लिए रक्तचाप की जांच होगी, हीमोग्लोबिन स्तर की जांच होगी, मूत्र की जांच की जाएगी, शारीरिक वजन और अन्य संबंधित बिंदुओं के बारे में भी जानकारी रखी जाती है। और प्रत्येक गर्भवती महिला के सामान्य स्वास्थ्य के बारे में एक रिपोर्ट कार्ड रखा जाता है चिकित्सक के पास और गर्भवती स्त्री के पास रखा जाता है। इसमें समय समय पर विवरण अंकित किया जाता है, जिसको आप कार्ड बनवाना के नाम से जानते हैं। और यह व्यवस्था प्रसव पूर्व केंद्रों में होती है, जहाँ पर नियमित चिकित्सा संबंधी जाँच की जाती है। और क्योंकि स्वस्थ बालक और स्वस्थ माता का लक्ष्य जो है उसकी पूर्ति करना बहुत आवश्यक होता है। अगर इस समय में अच्छी देखभाल नहीं हो पाएगी तो हमारे इसकी जो भावी संतति है वो भी अच्छी नहीं होगी, और देश का स्वास्थ्य जो भावी जो हमारा जनता है, जो भावी जो हमारी जो हमारा युवा है, उसकी स्वास्थ्य की जांच ठीक से नहीं हो पाएगी तो वो स्वस्थ नहीं पैदा होगा। इसलिए ये लक्ष्य पूर्ति करना बहुत आवश्यक होता है। गर्भवती महिला को गर्भावस्था में स्वस्थ रखने के लिए अपने आहार, वस्त्र, स्वच्छता आदि की उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। इसको हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है स्वास्थ्य पे। तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव शिशु के स्वास्थ्य पर पड़ता है, और इसलिए गर्भावस्था में माता के साथ शिशु के स्वास्थ्य एवं जीवन रक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए। उत्तम स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ वायु का प्रवाह, तापक्रम, आर्द्रता और प्रकाश की आवश्यकता रहती है। तो सबसे पहले हम आते हैं शारीरिक स्वास्थ्य पे। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि शुद्ध वायु मिलनी चाहिए। शुद्ध वायु का सेवन करने से कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होती है, और इस अवस्था में शिशु का विकास और अन्य कोशों का निर्माण तीव्रता से होता है। कोश व तंतुओं का निर्माण होता है और मरम्मत का कार्य भी चलता रहता है, यानी कि कितनी तेजी से और कितना सारा काम चल रहा होता है। तो ऐसे समय में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिससे कि जो आपकी ग्रोथ है, जो सेल्स की ग्रोथ है वो प्रॉपर हो सके। और जो हम खाते हैं वो पचाने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। दूसरे नंबर पे है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी सक्रिय होता है, और यह लौह तत्व, कैल्शियम आदि जो लवण है इसके अलावा, वो भी रक्त तथा अस्थियों के निर्माण में सहयोग देते हैं। तो सूर्य का प्रकाश एक औषधि का कार्य करता है, इसलिए गर्भवती महिला का प्रातःकाल व शाम के समय खुली हवा में घूमना आवश्यक होता है। फिर कमरे का संवातन यानी कि वेंटिलेशन।
खिड़की और दरवाजों के माध्यम से होता है ये, जिससे कमरे का तापमान भी नियंत्रित रहता है। आराम और निद्रा के लिए भी शीतल वातावरण उपयुक्त रहता है। बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए, बहुत गर्म भी नहीं रहना चाहिए, लेकिन वेंटिलेशन होना चाहिए, यानी कि हवा का आवागमन होना चाहिए। फिर आता है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य क्या है कि गर्भावस्था में मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता है, चिंता होती है, भय होता है, क्रोध होता है अगर, तो ये सारी की सारी भावनाएं जो है शिशु के स्वास्थ्य को, विकास को प्रभावित करते हैं। अगर व्यक्ति, जो महिला है, वो हर समय चिंतित रहती है, स्ट्रेस में रहती है, तो डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता है बच्चे का और कुछ न कुछ कमी रह सकती है। तो स्वस्थ मनस्थिति रहने से प्रसन्नता होती है। इसलिए कमरा सुंदर रंगीन चित्रों से सजा रहना चाहिए, चाहे छोटे बच्चों के चित्र हों, देवी देवताओं के चित्र हों, यानी जिससे भी उनको, महिला को विश्वास की भावना उत्पन्न हो उसके अंदर। ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि ये जो महिला का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहे, और कोई भी डरावनी चीज़ें वगैरह नहीं रखनी चाहिए जिससे कि उनको किसी भी तरह से टेंशन हो। अच्छे धार्मिक ज्ञानात्मक विचारों की पुस्तकों का अध्ययन करना उत्तम रहता है, जिससे कि मन शांत रहे और अच्छे विचार उसके मन में आए, जिससे कि बच्चे के जो मनस्थिति है वो भी उसके ऊपर निर्भर करती है। बच्चे की बुद्धि का विकास भी इस समय में हो रहा होता है, तो इसलिए आवश्यक है कि घर में शांतिमय प्रसन्न वातावरण बना रहे। फिर आता है आहार। ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। महिला को गर्भावस्था में पौष्टिक आहार देना बहुत ज़रूरी है। इस अवस्था में माता अपनी आवश्यकता के अतिरिक्त शिशु की पोषक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करती है। गर्भावस्था में कैलोरिक ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है, और साथ ही यदि महिला अधिक परिश्रम करती है तो फिर ऊर्जा व्यय भी अधिक होता है। जो हमने थोड़ा सा अगर आपके प्रैक्टिकल का स्टार्ट कर दिया है पढ़ना, तो आपने मील प्लानिंग में पढ़ा होगा कि किस तरह से ऊर्जा की आवश्यकता में अंतर आता है यदि श्रम करती है महिला, या फिर साथ में प्रेगनेंसी भी होती है। अगर साधारण श्रम करती है तब तो उसकी कैलोरी की आवश्यकता बढ़ती ही है, लेकिन महिला अधिक परिश्रम करती है तो भी ऊर्जा व्यय अधिक होता है। आधारीय उपापचय की दर जो है, BMR जिसको बोलते हैं, वो 1500 कैलोरीज प्रतिदिन होती है ICMR के अनुसार। और स्वस्थ शिशु को जन्म देने का लक्ष्य जो होता है पूर्ण करने के लिए, वो भोजन में पोषक तत्वों का पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, अब कम से कम तो भी उसको 300 किलो कैलोरी अधिक लेनी पड़ेगी जो नॉर्मल लेती है महिला उससे। तो गर्भवती स्त्री को पाचन प्रणाली को सुचारू बनाने के लिए दिन भर में 2 से 3 बार सरलता से पचने वाले भोजन का सेवन करना चाहिए। इसके लिए 6 बार कुछ हल्का भोजन लेना उपयुक्त रहता है। भाई दिन भर में 2-3 बार अगर जो भोजन लेते ही है हमेशा ही, लेकिन वो 2-3 बार में पूरा खाना नहीं खाया जाता है, क्योंकि पेट के अंदर जगह कम रहती है, दबाव पड़ रहा होता है गर्भाशय का, तो इसलिए 5-6 बार लेना चाहिए हल्का हल्का भोजन जो जल्दी जल्दी पच जाए। ये कुछ आपको एक तालिका दी गई है थोड़ा आइडिया के लिए। तो दैनिक भोजन के मुख्य भोज्य पदार्थ हैं जो कि दिए जाने चाहिए, जैसे कि अनाज, दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, अन्य सब्जियां, जड़दार सब्जियां, फल, दूध, वसा व तेल, शक्कर, गुड़, और जो मांसाहारी हैं उनके लिए मांस, मछली, अंडे। तो ये आप देख सकते हैं कि किसके प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, जो मांस मछली अगर खाते हैं तब तो प्रोटीन में जो दालों की मात्रा कम कर दी जाती है, दूध की मात्रा कम कर दी जाती है। लेकिन यदि शाकाहारी है तो उसको दालों पे और दूध के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ता है, तो ये चीज़ें उसको ज़्यादा दी जानी चाहिए। गर्भावस्था में आधारी उपापचय दर के 10% तक बढ़ जाने के कारण अधिक ऊर्जा की आवश्यकता रहती है, और इस समय में शिशु का विकास होता है। अपरा, गर्भाशय आदि के बढ़ जाने से भी ऑक्सीजन की आवश्यकता में वृद्धि होती है। रक्त की मात्रा भी बढ़ जाती है, तो उसमें भी ऑक्सीजन लगती है। जितने सेल्स बढ़ते हैं तो उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ती है। तो ICMR की दैनिक आवश्यकता की तालिका के अनुसार गर्भवती महिला को 300 कैलोरी ऊर्जा अधिक देनी चाहिए। जैसे कि साधारण व मानसिक कार्य करने वाली स्त्री की दैनिक ऊर्जा आवश्यकता है 1875 कैलोरी, और भारी कार्य करने वाली महिला की 2925 कैलोरी होनी चाहिए। अब ये जो भी ये आवश्यकता की नॉर्मल मात्रा दी गई है, लेकिन अगर वो महिला प्रेग्नेंट भी है तो तब उस समय में 300 कैलोरी अधिक दी जानी चाहिए। जैसे कि 1875 की जगह पर हो जाएगी 2175,
और जो महिला भारी कार्य करने वाली महिला जिसको 2925 कैलोरीज दी जा रही थी, अब उसको दी जाएगी 3225 किलो कैलोरीज। तो इस तरह से उसको बढ़ा दिया जाना चाहिए। फिर इसके बाद में और चीज़ों पे आते हैं। तो गर्भावस्था में अधिक वमन और रक्त और मूत्र के साथ कार्बोहाइड्रेट निष्कासित होने लगते हैं, प्रोटीन की मात्रा भी निष्कासित होती है। इसके अलावा शारीरिक वृद्धि, निर्माण कार्य, टूट फूट, मरम्मत के कार्यों के काम में आती है। तो इसलिए 15 ग्राम तक अतिरिक्त प्रोटीन शरीर को मिलना चाहिए। आईसीएमआर ने ये मात्रा शिशु के विकास और अतिरिक्त पोषण के लिए निर्धारित की है। तो अब ये कैसे बढ़ाई जाएगी? तो इसलिए माता को आहार में दूध, पनीर, अंडा, दालें, पत्तेदार सब्जियां, सूखे मेवे, मूंगफली इत्यादि का सेवन कराना चाहिए। इससे ये क्या है, गुड क्वालिटी प्रोटीन में आता है दूध, पनीर और अंडा। तो इसलिए यदि दूध और पनीर लेते हैं अगर शाकाहारी व्यक्ति हैं तो, और अगर वो मांसाहारी हैं तो फिर अंडे का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि बहुत अच्छा प्रोटीन महिला को मिल पाता है। फिर रक्षात्मक एवं उपापचयात्मक कार्यों के लिए खनिज, लवण और विटामिनों की आवश्यकता अधिक रहती है। यानी कि जो हमारी बीमारियों से बचने के लिए और जो हम जो भी कुछ खाते हैं उसको पचाने के लिए, उससे एनर्जी निकालने के लिए उपापचय नाम से आपको याद आएगा कि जिससे कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म होता है, जिससे कि जो भी हम खा रहे हैं उससे न्यूट्रिएंट्स की प्राप्ति तभी होती है जब उपापचय होता है। तो उसके लिए विटामिनों की आवश्यकता अधिक रहती है और खनिज लवणों की भी आवश्यकता रहती है। तो इस अवस्था में अस्थियों, दांतों का निर्माण, रक्त कोशिका और अन्य कार्यों के लिए भी इनकी आवश्यकता बहुत अधिक रहती है। तो साधारण अवस्था में अगर महिला को 400 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता रहती है, तो गर्भावस्था में बढ़कर 1000 मिलीग्राम हो जाती है। समझ रहे हैं आप? तो कितना ज़्यादा इसकी आवश्यकता बढ़ गई है। फिर फॉलिक अम्ल, जो कि पहले 100 माइक्रोग्राम इसकी रिक्वायरमेंट थी, अब बढ़ कर के 400 माइक्रोग्राम की आवश्यकता हो जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में कमी रह जाती है बच्चे के, और कभी कभी स्टिल बर्थ भी हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन भोजन में रेशे या तंतु तत्व अवश्य होने चाहिए, जिससे कि पाचन प्रणाली सुव्यवस्थित रहती है। अब फल सब्जियों के रेशे, सलाद के माध्यम से, दालों के छिलके, आटे की भूसी आदि कई सारे माध्यम हैं जिनसे प्राप्त हो सकते हैं। इससे क्या पेट सही रहता है। नहीं तो ज़्यादातर प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि पहले आपने प्रॉब्लम्स इन प्रेगनेंसी लेक्चर जो आपने सुना होगा, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, तो आप उससे देख सकते हैं। अब क्या ध्यान रखा जाना चाहिए? इन सब से आपको पता चल गया कि क्या मॉडरेट करना है, लेकिन इसको ठीक से समझने के लिए आप ये पॉइंट्स में हम देख सकते हैं कि किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट, जैसे मैंने पहले स्लाइड में बताया था कि भोजन दिन भर में थोड़ी थोड़ी मात्रा में 6 बार दिया जाना चाहिए। साथ ही भोजन हल्का और जल्दी पचने वाला होना चाहिए। फिर सेकेंड चीज़ क्या है, फल दिए जाने चाहिए कच्चे रूप में या रस निकाल कर, लेकिन दिन में 2 बार देना आवश्यक है। तीसरी बात है हरी पत्तेदार सब्जियां, जिनमें कि पीली व अन्य जड़दार सब्जियां भी सम्मिलित होनी चाहिए। फिर चौथी बात है दूध, दही, पनीर और दूध से बने हुए अन्य खाद्य पदार्थ भोजन के साथ अवश्य देने हैं। क्यों? क्योंकि अपने को कैल्शियम देना है और साथ में प्रोटीन देना है। फिर आहार तालिका तैयार करते समय सभी भोज्य समूह में से भोज्य सामग्री का चयन करना चाहिए। जो हमने पहले टेबल देखी थी एक, उस टेबल में से भोज्य सामग्री का चयन करना चाहिए। फिर कब्ज, अपच व अतिसार की स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसके लिए तरल पदार्थों का सेवन अधिक होना चाहिए। साथ ही मिर्च, मसाले और तीव्र गंध वाली भोज्य सामग्री का सेवन नहीं करना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल के लिए गर्भावस्था का आहार चार्ट दिया है कि ये एक एग्जाम्पल है, कोई ज़रूरी नहीं कि सेम ऐसा कैसा होना चाहिए। आप लोग जो आपके आरडीए की टेबल है उसको देख करके और अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये तो आपके 2,500 किलो कैलोरी की आवश्यकता वाली महिला के लिए गर्भावस्था आहार चार्ट का एक नमूना है, यानी कि जो मध्यम श्रम करने वाली महिला के लिए। और ये अंदाजन है, तो एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन फिर भी आप इससे आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह से बनता है। जैसे कि ब्रेकफास्ट में दूध के साथ में बादाम, अखरोट दिए जाए। नाश्ते में आप दलिया दे सकते हैं, उपमा दे सकते हैं, ब्रेड या दही की ड्रेसिंग के साथ सब्जियां दे सकते हैं, या चपाती और रोटी दे सकते हैं। कई लोग फ्लैक्स लेना चाहते हैं तो वो ओट्स और फ्लैक्स ही भी ले सकते हैं, लेकिन साथ में
सब्जियां और दूध होना चाहिए जिससे कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। तो जैसे कि दूसरी चीज़ जिसमें ली जाएगी 1 गिलास दूध या 1 कटोरी दही या अंडे, पनीर, इस तरह का कुछ भी ले सकते हैं। और जो बीच का टाइम है उसमें दिया जाएगा नाश्ते और भोजन के बीच में 2 फल, है ना, कोई 2 बार फल दिए जाएंगे। फिर दोपहर का भोजन आता है तो इसमें सलाद, दाल, सब्जियां, दही या फिर रायता और चपाती, 3 चपाती दी जाए तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। फिर शाम के नाश्ते में दूध और साथ में भुने चने या बेसन चीला या उबला हुआ अंडा या स्प्राउट्स, अब देख रहे हैं ये सब प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, ये सब दी जानी चाहिए। और फिर शाम के नाश्ते और रात के खाने के बीच में फल दिए जाने चाहिए। और रात के खाना भी मिलता जुलता जैसा लंच में हमने लिया था उसी तरीके का है। और उसके बाद में बेड टाइम में या तो दूध से बनी कोई डेजर्ट या फिर 1 कप दूध और 1 फल, इस तरह का भोजन लिया जाना चाहिए। तो इस तरह से आपने एक आइडिया भी ले लिया किस तरह से आहार का ध्यान रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की ज़रूरी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे।